नेपाल देश के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है और इस अध्याय की शुरुआत करने वाली देश की युवा पीढ़ी जो न सिर्फ सोशल मीडिया पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहती है बल्कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त और समानता चाहती है, रोजगार चाहती है। इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, लेकिन जब गवर्नमेंट हिंसा पर उतर आई तो इस प्रोटेस्ट ने उग्र रूप धारण किया। उन्होंने संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट और मंत्रियों के घर तक फूंक दिए। जनझेड़ की इस रूप से न सिर्फ नेपाल गवर्नमेंट बल्कि पूरी दुनिया चौंक गई और सहम गई, क्योंकि इस तरह का कोहराम हर देश का तख्ता पलट कर सकता है। ये बात सारी दुनिया जान चुकी है और समझ चुकी है। नेपाल में ऐसा पहली बार तख्ता पलट नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है। 2008 में वहाँ पर राजशाही खत्म कर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई थी। तब लोगों को उम्मीद थी कि अब हालात बदल जाएंगे, लेकिन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने ना स्टेबल गवर्नमेंट दी, ना ही वो युवाओं को रोजगार दे पाई, उल्टा भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया। उनके बच्चे लग्जरियस लाइफ जीते थे, वहीं पर आम युवा लोग नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाते थे। नेपाल में लोगों ने सालों साल ये चीज़ें बर्दाश्त की और अब उनका गुस्सा फूट चुका है, तो देश के पीएम को सत्ता भी छोड़नी पड़ी और देश भी। और अब देश की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी है देश की सबसे पॉपुलर व्यक्ति सुशीला कार्की। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है और वो देश के चुनाव होने तक यानी मार्च 2026 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की कहानी काफ़ी रोचक और प्रेरक है। उनके पति का नाम है दुर्गा प्रसाद सुवेदी, जिन्होंने 10 जून 1973 को प्लेन हाईजैक किया था, जिसमें 22 लोग सवार थे। इनमें नेपाल के अभिनेता दंपति सीपी लोहानी और भारत की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा भी थी। हमारे आज की वीडियो में हम इसी हाईजैक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे सुशीला जी की कहानी पर। सुशीला जी भारत का विशेष सम्मान करती हैं, भारतीय नेताओं का सम्मान करती हैं, उन्हें भारतीयों से विशेष आत्मीयता है। उनका जन्म 7 जून 1952 में नेपाल के विराटनगर में हुआ था। उन्होंने नेपाल से पदवी प्राप्त करने के बाद भारत में बिहार के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। उसके बाद काठमांडू के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। सुशीला जी ने अपनी करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में ही की थी और बाद में जज बनी। जब सुशीला 2016 में नेपाल की पहली बार चीफ जस्टिस बनी तो ये अपने आप में ऐतिहासिक था। एक साल बाद 2017 में उन पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। आरोप लगाया गया कि वह फैसलों में राजनीतिक दबाव के खिलाफ खड़ी हो रही है और न्यायपालिका की आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रही है। असल में नेताओं को डर था कि अगर कार्की कोर्ट में ऐसे ही सख्ती दिखाती रही तो उनसे राजनीति और सत्ता का बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए प्रचंड सरकार ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटाने की कोशिश की। महाभियोग प्रस्ताव आने के बाद सैकड़ों छात्र, महिलाएं और आम लोग काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक आदेश देकर कहा कि जब तक महाभियोग की सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक सुशीला कार्की को काम करने से नहीं रोका जा सकता। और फिर जून 2017 में उनके रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले संसद ने महाभियोग प्रस्ताव वापस ले लिया। सुशीला जी चीफ जस्टिस बनने से पहले भी अपने फैसलों से जनता के बीच लोकप्रिय हो चुकी थी। उन्होंने नेपाल में सेरोगेसी को बिजनेस बनने से रोका था। साल 2015 में नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने सेरोगेसी यानी किराए की कोख पर अहम फैसला दिया था। उस समय जस्टिस सुशीला कार्की के बेंच ने कहा कि सेरोगेसी का बिजनेस नहीं बनने दिया जा सकता, इससे गरीब महिलाओं का शोषण हो रहा है। कोर्ट ने भी तुरंत प्रभाव से सेरोगेसी पर रोक लगा दी। ये कदम इसलिए अहम था क्योंकि भारत में बैन के बाद विदेशी कपल नेपाल आकर सेरोगेसी करा रहे थे। फैसले के बाद नेपाल सेरोगेसी टूरिज्म का गढ़ बनने से बच गया। बाद में सरकार को इसको लेकर कानून बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुशीला कार्की के पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी का भी नेपाल के इतिहास में अलग ही महत्व है। दरअसल वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ही सुशीला की मुलाकात दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई थी। वहीं से दोनों का रिश्ता शुरू हुआ और शादी तक पहुंचा। सुशीला और उनके पति दुर्गा सुवेदी कई आंदोलन से जुड़े रहे हैं। दुर्गा प्रसाद सुवेदी ने 10 जून 1973 को प्लेन हाईजैक किया था, जिसमें 22 लोग सवार थे। इनमें नेपाल के अभिनेता दंपति सीपी लोहानी और भारत की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा भी थी। सुवेदी ने नागेंद्र धुंगेल और बसंत भट्टाराई के साथ मिलकर ये प्लेन हाईजैक किया था। इस हाईजैक का असली मकसद यात्रियों को नुकसान पहुंचाना नहीं था,
बल्कि उस नकदी को लूटना था जो विराटनगर के बैंकों से लाई जा रही थी। 32 लाख रुपए का सरकारी धन विमान में मौजूद था। इस पैसे से राजा महेंद्र की राजशाही के खिलाफ चल रहे सशस्त्र आंदोलन को मजबूती मिलती। इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड गिरिजा प्रसाद कोइराला थे, जो बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री बने। गिरिजा प्रसाद कोइराला भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला के दादाजी थे। पूरी हाईजैकिंग प्लानिंग इन्होंने ही की थी। जैसे ही हाईजैक किया हुआ विमान फारबिसगंज, जो बिहार में है, वहां पर एक जगह उतर जाता है। जमीन पर पहले से इंतजार कर रहे लोग सक्रिय हो गए। कैश से भरे बक्से उतारे गए और सड़क के रास्ते दार्जिलिंग पहुंचा दिए गए। उसके बाद विमान को बाकी यात्रियों के साथ उड़ान भरने की अनुमति दी गई। नेपाल के इतिहास में ये पहली हाईजैकिंग लंबे समय तक चर्चा में रही। 1 साल के भीतर ही नागेंद्र दुंगेल को छोड़कर बाकी सभी अपहरणकर्ता भारत में गिरफ्तार कर लिए गए। दुर्गा प्रसाद सुवेदी को 2 साल की सजा हुई और 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें रिहा कर दिया गया। पति के विवादित अतीत के बावजूद भी कार्की ने अपनी पहचान खुद बनाई है और आज नेपाल की प्रधानमंत्री बन चुकी है। इस मुश्किल दौर में देश को संभालना इतना आसान भी नहीं रहेगा, लेकिन वी होप कि वो सारी चुनौतियों का सामना करने में कामयाब हो। भारत के लिए भी नेपाल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अकेला हिंदू राष्ट्र है और भारत के कुछ गिने चुने दोस्त राष्ट्र में से एक है।